सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक तरह से, मैं तो कहता हूं कि मैंने लंबे समय सुप्रीम कोर्ट कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट भी मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली एक तरह से करेक्ट होने की मुझे लगता है कि कोशिश कर रही है। ऐसे कंडीशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज़ को हम होल्ड पे रखते हैं, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था होल्ड के अलावा। ये 1.5 साल जो किया गया है वो सरकार के पास कोई विकल्प बचा हुआ नहीं था, क्योंकि आप जब सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया तो आप कानून लागू नहीं कर सकते थे। सरकार ने भी एक तरह से दांव ही चला है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर ही दिया तो हम होल्ड कर देते हैं, क्योंकि आप सरकार तो लागू ऐसे भी नहीं कर सकती है इस चीज़ को, क्योंकि होल्ड पे है। और होल्ड का मतलब है कि कमीशन बैठा हुआ है, और कमीशन 3 महीने 6 महीने का। हमने देखा है कि इस देश में लिब्राहन से लेकर जितने भी कमीशन बने हैं, बने तो 3 से 6 महीने के लिए हैं, लेकिन कई कई दशक तक वो कमीशन चलता रहा। लिब्राहन आयोग तो आज तक चलता रहा। तो इसीलिए कमीशन जो बना है हो सकता है कि बहुत दिनों तक चले। इसका मतलब है कि लंबे समय तक कि कानून होल्ड पे है, और इस कानून के होल्ड पे रखने का इसीलिए सरकार ने सोचा जब ये ऑलरेडी होल्ड पे है तो हम कहें कि 1.5 साल होल्ड पे हैं ताकि आप चले जाएं। फिर भी ये जिद पे हैं। ये जिद मुझे लगता है बहुत खतरनाक दौर में है, बहुत खतरनाक दौर में है। यही जिद पे जनता सवाल पूछ रही है कि वार्ताओं का ये ड्रामा क्या चल रहा है। आपको जब कुछ करना ही नहीं है, आपका एक ही रूट है कि भैया हमको तो सिर्फ बिल वापस चाहिए, तो आप सिंधु बॉर्डर पे बैठिए, आपकी जो मीडिया बैठी हुई है आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसको बोलते रहिए। ये वार्ता में बार बार आप जाते हैं, फिर वहाँ मुंह फुलाते हैं, फिर कहते हैं कि जो एनआईए के आपने लोगों को हमारे पकड़ा हुआ है, जिन्होंने हंगामा किया था हरियाणा में, उनको छोड़ दीजिए। ये किस तरीके की वार्ता चल रही है? आप कह रहे हैं कि एनआईए की जो कार्रवाई चल रही है उसको आप छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि बार बार आप आके टीवी स्क्रीन पर कहते हैं कि सरकार की जो एजेंसियां क्या बेवकूफ़ हैं, वो कार्रवाई नहीं करती, और आप फिर कहते हैं कि कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। ये किस तरीके का खेल चल रहा है? दरअसल देखिए, उन्हें जो हाँक रहा ना, वो भी तो छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं। वो कहाँ कहाँ से कंट्रोल्ड हैं, कहाँ कहाँ से फंडिंग है, कहाँ कहाँ से पैसे हैं। तो आप जब काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कहा जाता है, मैं अक्सर कहता था कि नौकरी में जस्टिफाई करना पड़ता है अपनी सैलरी को। कुछ लोगों की सैलरी, आप समान पद पे होते हैं, टेलीविज़न चैनल में हम लोगों ने देखा कि कुछ लोगों की सैलरी बड़ी हाई फाई होती है, तो उन्हें जस्टिफाई करनी पड़ती है अपनी सैलरी। तो इन लोगों को जो बाहर से फंडिंग है उन्हें जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई इस सेंस में करना है इन्हें कि भाई इतने दिनों से आपका जो ये बिल, ये जो सरकार कह रही है कि हम वार्ता कर रहे हैं और ये वार्ता नहीं करेंगे तो इनके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम निगोशिएशन करने को तैयार हैं। मगर सवाल ये है कि आपका बहुत महत्वपूर्ण, कि जब ये कह रहे हैं कि हम इसको मानेंगे नहीं, इसके अलावा हम कुछ मानेंगे नहीं, तो वाजिब सी बात है, तो वार्ता काहे को कर रहे हो भाई। और ये चीज़ें एकदम से टकराव की स्थिति है। इंटरनेशनली चूँकि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर आने ही वाले हैं, 26 जनवरी के बाद आएंगे ही। आप इस चीज़ को पूरी तरह से देखिए कि एकदम से, जिसे मैं शाहीन साजिश कहता हूँ, एकदम से स्क्रिप्ट वही है। अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं आए थे 26 जनवरी में, चुनाव के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी से रिलेशन के आधार पे कहा था कि हम आएंगे ज़रूर। 26 जनवरी के बाद वो फरवरी में आए थे, फर्स्ट वीक में, और उसके बाद दिल्ली दंगे का प्रायोजन हुआ था। ठीक उसी ढंग से है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा वहाँ है और उनके ऊपर एक दबाव था कि इस कंडीशन में आप देश छोड़ के कैसे जा सकते हैं। वो खुद कोविड से प्रभावित हुए थे, बीमार हुए थे। तो बोरिस जॉनसन के आने का भी मुझे लग रहा है अब इंतज़ार ये कर रहे हैं 26 जनवरी के बाद वो, क्योंकि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जब आएगा तो बीबीसी समेत दुनिया का जितना मीडिया है वो एक्टिव होगा। जैसे ट्रंप आए थे, ट्रंप एक व्यक्ति नहीं है, जॉनसन एक व्यक्ति नहीं है, वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर थे। तो दुनिया का सबसे प्रभावशाली राष्ट्र का जब प्रेसिडेंट आएगा तो वाजिब सी बात है कि दुनिया के मीडिया की नज़र होगी कि भारत के साथ क्या निगोशिएशन हो रहा है। और भारत जो खास करके इस विपदा के बेला में भी दुनिया को जो प्रभाव दिखाया है कि हम 125 करोड़ से ज़्यादा लोग होने के बाद भी हम कोविड से अपने आप को बचा पाए, हमने वैक्सीन दुनिया को दिया, उसका प्रभाव हो रहा है कि लोग टकटकी लगाए नज़र बैठाए हुए हैं कि भारत उन्हें देगा वैक्सीन। ऐसे कंडीशन में भारत को कैसे बदनाम किया जाए, ये पूरी साजिश इसी को लेकर के है। ये पूरी तरह से हारे हुए लोग जो केरल के अलावा अब कहीं नहीं हैं। ये मुझे लगता है कि ना ये मजहबी लड़ाई है, ना इस्लामिक लड़ाई है, ना सिख का मसला है। ये सिर्फ लेफ्ट लिबरल गिरोह का वो किराए पे जो धंधा इनका चल रहा है वो है। और मुझे नहीं लगता कि यदि हम और आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स, मैं तो परेशान, जब मेरा व्हाट्सएप आप देखेंगे ऐसा लगता है कि हर कोई इस ढंग से परेशान है कि कब तक चलेगा। और मुझसे रोज़ रोज़ वो दबाव डालते हैं कि मनीष जी आप ये बताइए कि कब तक चलेगा और कब तक जो है सरकार इनको सुनेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार को इसकी चिंता नहीं है,
ऐसा नहीं है कि आप और हमें लगता है कि हम कह देते कि दो दो डंडे मारने चाहिए, निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमें समझ में आता होगा अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार की एजेंसी, और ऐसा भी नहीं है कि आपके और हमारे वेश में वहाँ पे लोग एनआईए के लोग नहीं होंगे, आईबी के लोग नहीं होंगे, वो होंगे। और देखिए जल्द से जल्द मुझे लगता है कि 26 जनवरी से पहले इस पे एक्शन होगा। और यदि ये दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे, मुझे भी लगता है कि सरकार यही चाह रही होगी कि ये कुछ गलती करें, ये सीमा रेखा को क्रॉस करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी कहने में इनको आसानी हो सके कि भाई इन्होंने गणतंत्र दिवस पे इस ढंग से करने की कोशिश की है। सर यही चीज़ उठती है कि ये वही लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो निकल कर आए हैं, ये शाहीन बाग में भी थे, यहाँ पर भी हैं, हम आप अच्छे से देख रहे हैं। तो ये लोग एक कहते हैं एक वे ऑफ ढंग होता है, एक तरीका होता है इनका, संविधान की प्रतियां लेकर, झंडा लेकर चलते हैं और लोकतंत्र की बातें करते हैं। इनके जो प्रवक्ता हैं ट्विटर पे लिखते हैं लोकतंत्र खतरे में है, बार बार लोकतंत्र खतरे में आता है। और यही लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास करना, हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, हम सरकार की नहीं सुनेंगे, अब जो पुलिस से बात चल रही है ट्रैक्टर रैली को लेकर जो आपने चर्चा करी, हम इसकी भी नहीं सुनेंगे। ये जो अनारकी है ये किस हद तक जाएगा? और कल को कोई भी आकर किसी भी चीज़ पर, बहुत बिल आने वाले हैं इस देश में, हर कोई आके सड़क जाम कर लेगा, हर कोई दिल्ली, अब तो दिल्ली ऐसा हो गया कैपिटल हो चुके हैं जाम की, यहाँ हर बार हम जाम लगाएंगे। देखिए स्थिति ये है कि अभी जो अब संसद का सत्र होना है, उसमें कमोबेश अब राज्यसभा में भी ये गायब हो चुके हुए हैं, विपक्ष नामक चीज़ रह नहीं जाएगी। राज्यसभा में भी सरकार बहुमत के पास पहुंच चुकी हुई है। ये जो अगला सत्र होना है ये बजट सत्र में ही, मुझे लगता है कि एक भय इनका ये भी है कि अब लोकसभा में तो आप एकदम से हाशिए पे भी नहीं हैं, आप कहाँ हैं पता नहीं, राज्यसभा में भी बहुमत अब सरकार की हो गई है। मुझे लग रहा है कि ये इसीलिए कि सदन से लोकतांत्रिक ढंग से जो आप बाहर हो चुके हुए हैं, तो आप जो एक एनार्की करना चाह रहे हैं, जो सड़क पे करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें हैं। और आपने कहा कि वही लोग नज़र आते हैं। अब देखिए कि योगेंद्र यादव सलीम बन जाता है कभी वहाँ पे, और यहाँ पे वो किसान बन जाता है। वो सोनिया गांधी की जो टीम थी जिस पे मनमोहन सरकार पे जिससे नियंत्रण होता था, जिस पे उस टीम का मेंबर उस समय में वो यूजीसी का मेंबर था। तो ये इस तरह के लोगों के जिनके पास कांग्रेस के समय में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, मैं इसे खैराती मीडिया, खैराती लोग, सिर्फ मीडिया के नहीं, मैंने एक वर्ड इसके लिए यही मैं यूज़ करता हूँ, इन सब का धंधा बंद हो चुका है, इन सब के दुकान बंद हो चुके हैं। ये बेचैनी इसीलिए है कि शाहीन साजिश में वहाँ दुकान लगाने वाले लोग और ये जो खैराती मीडिया है जिनने वहाँ दादी माँ पैदा किया था, मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चे लोग पैदा करते हैं, यहाँ शाहीन साजिश में दादी माँ पैदा किए गए थे। ये बिहार की एक दादी माँ, एक उत्तर प्रदेश की दादी माँ, एक पंजाब की, तीन कल्चरल दादी माँ यहाँ पर लाया गया था। और उससे एकदम से शिखंडी वाले स्टाइल में खेला गया था कि भीष्म के सामने में शिखंडी रखा जाए। ठीक इसी ढंग से ये किसान वाला है कि सामने किसान रख दिया है सरकार के सामने, वो सब चीज़ें हुई। तो अब ये किसान महिला दिवस इन लोगों ने मनाया, महिलाएं सामने रख दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप महिलाएं बच्चों को हटा दीजिए, नहीं हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, ये योगेंद्र यादव कहता है कि हम कमेटी को नहीं मानेंगे। सवाल ये है कि यदि ये योगेंद्र यादव किसान है तो हम और आप क्या हैं और बाकी लोग कौन हैं? ये चीज़ें साफ दिखाती है जो बार बार कहा जा रहा है। और मैं क्या कह रहा हूँ, हर कोई ये समझ रहा है इस चीज़ को कि ये शाहीन बाग का 2 है। शाहीन बाग में भी सरकार एक तरह से, केंद्र की सरकार इसी ढंग से टकटकी देखती रह गई। यदि कोविड नहीं आता तो तंबू नहीं उखाड़ पाते। फिर एक सवाल सरकार पे भी तो ज़रूर उठता है कि भाई जब कोविड के कारण आपने तब तंबू हटाए तो कोविड तो अब भी था, आपने इन्हें बैठने कैसे दिया, आपने क्यों बैठने दिया इन्हें? और एक और चीज़ सरकार पे आरोप लगता है, मेरा आरोप सीधे अमित शाह की टीम से है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के बाद आपको कहा था कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया है उस अधिकार मेरा अधिकार तब तक है कि जब तक मेरा अधिकार आपके अधिकार की अवहेलना नहीं करता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क पर बैठने वाले लोग, प्रोटेस्ट करने का आपका अधिकार है, लेकिन आप रोड पर बैठ करके दूसरे के अधिकार की जब आप अवहेलना करेंगे तो संविधान वहां आपके अधिकार को रोकता है। प्रायोरिटी इस बात का है कि आपका अधिकार दूसरे के अधिकार को रोके नहीं। ये संविधान के मूल तत्वों में है। तो मुझे समझ में कई बार ये नहीं लगता कि क्या सरकार भी कोई इनके साथ इसी ढंग से डील कर रही है। सरकार को ये लगता है कि चलो तुम, कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या सरकार इन्हें नंगा होने का अवसर देखती है कि बार बार आप, कई बार चीज़ें आपको दिखेगी कि इन्हें गलती करने का मोदी का, मुझे एक चीज़ कई बार ऐसा लगता है कि शायद मोदी का स्टाइल है ये। गुजरात में भी उन्होंने यही काम किया कि सामने वाले को बेपर्द कर देना। योगी के स्टाइल और मोदी के स्टाइल में थोड़ा सा फ़र्क है।
और ये फ़र्क वो गुजरात से करते आए हैं कि वो बेपर्द करते हैं। ये सुटाई करते हैं, वो पिटाई करते हैं, ये बेपर्द करते हैं। ये बेपर्द करके नंगा करते हैं और उनका स्टाइल दूसरा है। दोनों का अपना अपना तरीका है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब आपके पास जब नैतिक बल नहीं होता, आप जब करप्ट होते हैं, आपका इंटेंशन जब खराब होता है, तो आज के दौर में आप बहुत अपने आप को कंबल ओढ़ के नहीं रह सकते। मैं यदि करप्ट हूं और मैं अपने चैनल पर अपनी बात बड़ी बड़ी करता रहूं, तो ये बहुत दिनों तक मैं नहीं ढक सकता। मैंने यदि अपने 20 साल के पत्रकारिता के दौर में यदि बेईमानी की है, तो मैं आज ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं बड़ा ईमानदार हूं, या फिर अपने चैनल पे मैं दिन रात जिस इश्यू को उठाता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये कि जिन किसी को ये लगता है ये दौर चला गया, इसीलिए मैंने कहा कि निधि राजदान वाला उदाहरण दिया कि आज देखिए कि लोग मजाक बनाए हुए कि आई एम इन हार्वर्ड। लोग एक मजाक बन गया है कि आई एम इन हार्वर्ड। मतलब तुमने फ्रॉडिज्म ये किया कि तुमने खुद फ्रॉडिज्म किया और तुम दिखा रहे हो कि तुम उसके शिकार हो गए, लेकिन पर्दा हट गया कि आप कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोग क्यों आज ट्विटर पे आप देखेंगे कि हर कोई लिख रहा है आई एम इन हार्वर्ड, लोग कह रहे हैं मैं भी हार्वर्ड में हूं। मतलब ये कि इसका मतलब ये कि तुम्हें जो नौकरी गई तुम्हारी कुछ और कारण था और तुम्हें लगा कि मैं कहीं पैसे की कमी तो है नहीं, लंदन में रहो, अमेरिका में रहो, ब्राज़ील में रहो, दुनिया समझेगी कि हार्वर्ड में हो। लेकिन आज के डेट में जब आप बेईमानी करते हैं, आपके ऊपर संदेह, तो लोग पीछे पड़ते। लोगों ने पता कर लिया इनका हार्वर्ड में नहीं है। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने पता कर लिया सोनिया गांधी की डिग्री को, तो सोनिया गांधी अब नहीं लिखती ना कि कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं कि कहाँ के पढ़े हुए हैं। वही चीज़ें हैं कि अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एकदम से साफ हो जाएगा। और ये जो लोग इस ढंग से किसान बनकर के गेम कर रहे हैं, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। और आपका इंटेंशन यदि कृषि बिल या कृषि काम तो कानून बन चुका है उस अध्यादेश के वापस का है, तो फिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि 26 जनवरी का नाटक क्या है। जी सर, आखिरी सवाल सर यही होगा कि अगर कुछ होता है, कोई अनहोनी होती है इस ट्रैक्टर परेड के द्वारा, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या किसान होगा? और अगर किसान करना चाहते हैं तो क्यों नहीं हलफनामा देते हैं कि अगर कुछ होता है तो हम इसके जिम्मेदार होंगे? देखिए, यही जिम्मेदार का मतलब नहीं है। मतलब मंशा ये है कि आपका लोकतांत्रिक पर्व है और लोकतांत्रिक पर्व के दिन यदि खून खराबा होता है तो जिम्मेदार का मतलब नहीं है। मसला है कि आपके देश की कितनी बदनामी होगी। 2-4 जान चली जाएगी, इन नेताओं का क्या जाएगा, योगेंद्र यादव का क्या जाएगा? यदि आम किसान उसमें पिटेगा, यदि 2-4 पुलिस के डंडे पड़ेंगे, कुछ लोग खून खराबा होता है, तो उसके परिवार के लोगों का जाएगा, जिसके परिवार के साथ ही अनहोनी होगी। देश का क्या जाएगा? देश का ये जाएगा कि एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसके गणतंत्र दिवस के दिन खून बहता है, तो जाएगा देश का। एक दिन आदमी, हम और आप आए हैं तो आज न कल तो जाना है इस दुनिया से। मौत तो किसी ने, हम कहते हैं अक्सर कि मौत तो बहाना है, हर तरह से कोई बहाना है। किसी न किसी को एक्सीडेंट से मरना है, किसी को कोई बीमारी होनी है। बीमारी भी एक बहाना है। हम कई बार सोचते हैं कि ये ना करते तो ये ना होता। मुझे लगता है कि मैं इसे जो क्लियरली समझ पाता हूं कि भारत के गणतंत्र दिवस पर एक धब्बा दाग लगाना है। आप जो ठसक के साथ कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, अब आप जो ठसक के साथ कहते हैं कि हमने इस लोकतंत्र को लंबे समय तक बचाए रखा, 125 करोड़ के लोगों का लोकतंत्र है ये, इतनी बड़ी देश में, इतने बहुधर्मी देश में ऐसा लोग, उसको तोड़ना चाह रहे हैं। दरअसल ये पूरा षड्यंत्र आपके लोकतांत्रिक चरित्र को डैमेज करने का है और इनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना। इसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। इसके अलावा सर, ये अति लोकतंत्र भी नहीं है? जनता पूछ रही है सर, क्या ये लोकतंत्र की अति हो चुकी है? कोई भी मुंह उठा के आता हो, दिल्ली को कैद कर देता है, दिल्ली में आवाजाही बंद कर देता है। 50,000 करोड़ ऐसा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने इससे ऊपर का नुकसान अभी तक हो चुका है, तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? बिल्कुल, देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि यदि ये सरकार इस ढंग से झुकती चली जाएगी, मैं ये कहता हूँ कि कब तक, यदि ये सरकार इस तरह से झुकती चली जाएगी, तो फिर आज 2000 लोगों ने नेशनल कैपिटल को कैद कर लिया है। कल हमारे प्रांत के लोग आएंगे, अपनी बात मनवाएंगे। कल किसी जाति का आदमी आएगा, कहेगा कि हमारी बात, हम परेड में घुसना चाहते हैं। ये जो एक झोल है, एक जो ड्रामा है कि हम परेड में घुसना चाहते हैं। अरे परेड में तो हम अपने घर से देख रहे हैं कि हमारा राष्ट्रपति फहरा रहे हैं राष्ट्रध्वज, हम यहाँ से अपने राष्ट्रध्वज को सैल्यूट देते हैं। मतलब आप कोई एक अनुशासन नामक चीज़ है ना, कि ये जो योगेंद्र यादव इनकी टीम जो कह रहा है कि हम तो गणतंत्र दिवस मनाएंगे। अरे गणतंत्र दिवस मनाओगे, कोई सिस्टम है ना उसके लिए, कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, आप वो एक महापर्व है आपके देश का। तो ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं ना कि
ये इसीलिए सरकार को समझना पड़ेगा कि किसी चीज़ को जो लक्ष्मण रेखा हमारे यहाँ कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि कोयला घोटाले के मामले की हेयरिंग के द्वारा कि कोई लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए, और लक्ष्मण रेखा के अपने हमारे संस्कार में बड़े मायने हैं कि सीता जी जब लक्ष्मण रेखा को क्रॉस की तो वो तो देवी थी, उनका क्या हुआ उनके साथ। ये मैसेज है कि किसी चीज़ की एक सीमा है और उस सीमा को कंट्रोल के बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि आप इस अब एक लोकतंत्र की भी तो सीमा है ना, कि इतना बड़ा लोग, हमसे कई बार कहा जाता है कि दुनिया फलाना देश में ऐसा नहीं। हमारा देश स्विट्जरलैंड नहीं है, गिनती के लोग नहीं है हमारे देश में, हम मालदीप नहीं है, हम श्रीलंका जैसे छोटे राज्य देश भी नहीं है, इतना बड़ा देश है। और यदि इस तरह से लोकतंत्र को की अवहेलना करने का दिया जाएगा, और ये कौन करते हैं? जो लोकतंत्र को मानते नहीं है, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह जो कहीं लोकतंत्र नहीं मानते। ये कौन लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ये कौन राष्ट्रध्वज की आज़ादी की बात कर रहा है? ये पूरा षड्यंत्र। मुझे लगता है कि यदि ये इस परंपरा को, इस सरकार को, ये इस देश की कायदे से सबसे स्ट्रांग सरकार है। एक राजीव गांधी जब आए थे 84 में तो प्रचंड बहुमत के साथ चुन करके आए थे, मगर हर कोई जानता है कि देश की जनता ने राजीव गांधी को वोट नहीं दिया था, इंदिरा गांधी के शहादत को लोगों ने वोट दिया था। तो वो उस प्रचंड बहुमत और आज के प्रचंड बहुमत में फ़र्क है। इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना है, फ्री हैंड खेलने के लिए दिया। क्रिकेट में हम कहते हैं ना कि फ्री हैंड खेलने के लिए दिया है, फ्री हैंड खेलने के लिए दिया है। और आप ऐसे फ्री हैंड ना खेलिए जिससे आपको चुनने वाले लोगों को पीड़ा हो, ये भी कम से कम हम जरूर कहना चाहेंगे। लास्ट सर, जो कमेटी बनाई गई है उसने कहा है कि ये जो कानून आए हैं, अगर आज ये कानून वापस हो गए तो किसी सरकार, आने वाली सदी में किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ऐसे कानूनों को लाया जाए। बिल्कुल, इस देश में बोफोर्स के बाद सरकारों की हिम्मत नहीं हुई, रक्षा मंत्रियों की, कि इस ढंग का कोई सौदा कर सके। ये राफेल जो आपके यहाँ हुआ है, ये सरकार, यही सरकार कर सकती थी जिस सरकार के दामन में दाग ना हो। वरना ये चूंकि आपकी एक मना स्थिति हमारी बन गई कि रक्षा सौदा में घोटाला होता ही है, इसीलिए बहुत आसान पड़ा, राहुल गांधी को झोंका गया इसमें कि एक रक्षा सौदा ही है जो सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, मतलब तुरंत लोगों को लग जाएगा कि हाँ भ्रष्टाचार तो हुआ होगा, इसीलिए राहुल गांधी इस पर खेल रहे थे। एक रक्षा सौदा के घोटाले ने इस देश की रक्षा तंत्र को कमजोर कर दिया। सालों तक हम कोई मजबूत अपने रक्षा तंत्र को मजबूत नहीं कर पाए। एक गलती, एक बार जब आप भरोसा खो देते हैं ना, तो फिर मुश्किल होता है। इसीलिए जिस ढंग से ये सरकार सेकेंड टाइम में आई है और इतने बड़े बिल 370 का खत्म कर देना, हम सिर्फ सपना देख सकते थे। मतलब ट्रिपल तलाक पर संसद फैसला ले ले, हम सपना देख सकते थे। राम मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मगर ये हो जाए, ये सपना था। इतने बड़े बड़े फैसले हुए। दरअसल ये बेचैनी उन्हीं की है कि ये सरकार अब कहाँ तक जाएगी। ये प्रचंड बहुमत की सरकार क्या कौन सा बिल पास किया जाएगा, इसे कब तक इसकी पूंछ पकड़ी जा सके। इसीलिए ये ड्रामा हो रहा है। और सरकार को चाहिए कि देश की जनता ने उसे जो फ्री हैंड खेलने के लिए दिया है ना, वो कोई चिरकुट चंपुओं के दबाव में आकर के ये नहीं बन जाए कि आगे कोई सरकार मजबूत बिल पास ही ना करे। यही सरकार हिम्मत ना कर पाए। बहुत सारी हैं, जनसंख्या नियंत्रण बिल से लेकर कॉमन सिविल कोड, कई इस सरकार के मैनिफेस्टो में है। वो इस सरकार ने जनता से वायदा किया हुआ है और उसी आधार पर उसे वोट मिला हुआ है। तो आपको कॉमन सिविल कोड लाना है, आपने जनसंख्या नियंत्रण पर बात की हुई है, वो करना है आपको। धन्यवाद सर।